नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। बिहार में बेट को लेकर उहापोह की स्थिति है। प्रोफेसर की डिमांड है क्योंकि हर एक प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की बातें कही जा रही है और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बेट को लेकर कंफ्यूजन है। छात्र क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या क्या खामियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या बात फाइनल है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्स डायएसपी हैं और अभी वर्तमान में पटना यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर अखिलेश सर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद ताज, और पूरे लाइव सिटी टीम को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि अब एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा पे बात करने आए हैं और अभी ये सबों का नज़र है इस पर। सरकार की भी नज़र है, जो हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय उनकी भी नज़र है हायर एजुकेशन पे, और जो इससे जुड़े लोग हैं उनकी नज़र तो है ही, और छात्रों की भी नज़र है। बिल्कुल, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला सवाल सर कि बेट को लेकर, बेट है क्या? छात्र समझ नहीं पा रहे हैं बेट है क्या, मतलब जो भी हो एक जनरल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है इसको जी। देखिए, सबसे पहली बात मैं छात्रों को कहना चाहूँगा कि आप कन्फ्यूजन में ना रहे। जब आप ड्राफ्ट को पढ़े होंगे तो उसमें जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के लिए अप्लीकेबल होंगे उसमें उन्होंने 3 क्राइटेरिया तय किया है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक, या तो आपको नेट जेआरएफ होना चाहिए, जेआरएफ नहीं भी है कोई बात नहीं है, नेट होना चाहिए जो लिखा जाता है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो होना चाहिए, या आपको पीएचडी का डिग्री होना चाहिए। अगर या नहीं तो स्लेट, जो वहाँ स्लेट सब लिखते हैं उसी को बिहार में बेट कहा जाता है, वो होना चाहिए। बेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे नेट की परीक्षा एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसी प्रकार से बेट भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के लिए। 2003 में जो बहाली हुई थी तो उससे पहले ये परीक्षा ली गई थी, तो उस समय जो लोग भी बेट क्वालिफाइड थे उनका एज आज के डेट में ख़त्म है। तो अब समझिए कि कोई भी ऐसा बिहार का स्टूडेंट नहीं है जो बेट क्वालिफाइड है और वो इस बार की असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में एलिजिबल हो जाएंगे। तो एक बात दिमाग में क्लियर करना है। अब आगे बिहार सरकार बेट लेगी नहीं लेगी वो तो बात की बात है। अभी फिलहाल जो एक एयर में बात चल रही है बेट होगा, उसके लिए कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं और तमाम तरह के यूट्यूब पे जो कन्फ्यूजन्स हैं उसके बारे में आप अपना क्लियर कर लीजिए कि आज की तारीख तक यह क्लियर नहीं है कि बेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि लिया भी जा सकता है या बड़ी नहीं। बात कह रहे हैं सर आप, बेट लिया भी जाएगा या नहीं जाएगा इसका हाँ, इसका मतलब मैं बड़ी बात नहीं, मैं क्लियर कट कहता हूँ कि कहीं भी ये मेंशन नहीं है। लोग अर्थ लगा रहे हैं कि चूंकि वो स्लैश में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है तो इसलिए इसमें लिया जाएगा। लिया जा सकता है, मेरा मतलब ऐसा कोई सरकार के नीतिगत मामलों में हमारा कोई डायरेक्ट बात किसी से नहीं होता है, तो इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं ही लिया जाएगा या लिया ही जाएगा। ठीक है, हम लोग पॉजिटिव वे में सोचते हैं। मतलब अगर बेट एग्जाम कंडक्ट होगा तो जो पहले कंडक्ट हुआ है या प्री पीएचडी का जो टेस्ट होता है या नेट का जो पैटर्न है उस पैटर्न में से हो सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है, चाहे वो बेट का सिलेबस हो या असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के लिए जो परीक्षा होगी तो उस दोनों का सिलेबस सेम होगा। तो आप पढ़ेंगे तो बेट होता है तभी भी आपके लिए कारगर साबित होगा। जी, एक दूसरा सवाल, ये सबसे ज़्यादा छात्रों के मन में चल रहा होगा, ग्रेजुएशन क्योंकि पीजी पे ही आप मास्टर्स हैं तभी बेट या यूजीसी नेट में जाते हैं, क्या ग्रेजुएशन में बीए में अगर जो सब्जेक्ट है ऑनर्स के या जो भी सब्जेक्ट है अगर कोई पीजी में अपना बदल लेते हैं एमए में तो फिर वो लोग बाहर हो जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसको लेकर के भी बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी की ही हम बात करें, वहाँ हिंदी के बहुत बच्चों ने मुझे फ़ोन किया, तो हिंदी में 4 एलाइड सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जी। तो उन सब्जेक्ट्स में अगर कोई बंदा पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन है तब उसको ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर कोई कोर सब्जेक्ट है एमए इन हिंदी पढ़ा हुआ है तब उसको नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अगर वो जूलॉजी में अप्लीकेबल होना चाहता है तो उसको जूलॉजी ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन कोई जूलॉजी में एमएससी किया हुआ है तब उसको ग्रेजुएशन में कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। तो ये समझना है कि जो एलाइड सब्जेक्ट्स हैं तो एलाइड सब्जेक्ट्स के लिस्ट ड्राफ्ट का जो हमारे पास ड्राफ्ट है उसमें हर सब्जेक्ट्स के लिए दिए गए हैं। जहाँ नील लिखा हुआ है यानी वहाँ कोई एलाइड सब्जेक्ट्स नहीं मेंशन किया गया है। ये मान के चलिए किस कोई छात्र बीए में हिस्ट्री ऑनर्स है, हाँ, हिस्ट्री से, हाँ, और एमए हिंदी कर लिया, हाँ, तो फिर वो एलिजिबल होगा हिंदी में। तो वो किस ओनली हिंदी में एलिजिबल होगा क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देखिएगा कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% नंबर चाहते हैं उस सब्जेक्ट में। हाँ, उस सब्जेक्ट्स में
तो इसीलिए उसको कन्फ्यूजन नहीं आना है। कोई अगर ग्रेजुएशन हिंदी से सोशियोलॉजी से किया है और ग्रेजुएशन मान लीजिए हिंदी से कर लिया या हिस्ट्री से पीजी हिंदी या हिस्ट्री से कर लिया, तो जिस सब्जेक्ट में वो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसी सब्जेक्ट्स में वो एलिजिबल होगा। हाँ, एलाइड सब्जेक्ट से अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन है तो अगर उसमें अब सभी सब्जेक्ट्स में इसको लागू भी नहीं किया गया, जिस सब्जेक्ट में लागू किया गया उसके अंदर में नोट में लिख दिए गए हैं। अब फाइनल ड्राफ्ट में क्या आता है वो देखने वाली बात होगी। चलिए, मतलब अब ये कंफ्यूजन क्लियर होगा, आपके मास्टर्स के ही सब्जेक्ट कंसीडर किए जाएंगे। यस जी। तीसरा सवाल सर ये है कि संभावना जताई जा रही है कि कितनी बहाली, कितनी सीटें, विश्वविद्यालय को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया था, तो कितनी सीटें आप मान रहे हैं? सीट्स बहुत है, लगभग 9-10 हज़ार के आसपास सीट्स हैं। 9-10 हजार? हाँ, क्योंकि देखिए हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोलने की बात हो रही है, तो ये एक बड़ा वैकेंसी को जन्म देगा जी। और उसमें जो बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख भी पा रहे हैं, तो 9,000-10,000 के आसपास का वैकेंसी देख रहे हैं। अब उतना मान लीजिए कि रिक्वायरमेंट उनको आया है कि नहीं आया है, ये तो अब जब एक बार वैकेंसी आ जाएगा सामने तब हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग डिग्री कॉलेज को इंक्लूड करें तो उतना वैकेंसी है, और अगर डिग्री कॉलेज को इंक्लूड नहीं भी करें तभी भी 5-6 हज़ार बहाली रिक्तियाँ हैं अभी अलग अलग कॉलेजेस में, क्योंकि इन बिटवीन बहुत सारे लोग रिटायर हो गए हैं। अब एक बात मैं और कहूँगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, तो उसमें शिक्षकों की ज़रूरत भी बढ़ रही है, क्योंकि बहुत सारे बास्केट्स क्रिएट किए जा रहे हैं बच्चों के लिए। तो जितने ज़्यादा बास्केट्स होंगे उतना ज़्यादा फैकल्टी मेंबर्स का भी ज़रूरत होगा। यानी कि अगर सीधे शब्दों में देखें, सीधी नज़रों में, तो 9-10 हज़ार है, और अगर उसको छाटा भी जाता है तो 5-6 हज़ार के अराउंड वो वैकेंसी आएगी। हाँ, उतना तो रहेगा। और चौथा सवाल सर हमारा ये है कि बैकलॉग सीटें 2020 से बहाली नहीं हुए, उसके बैकलॉग सीटें भी तो ऐड होगी इसमें? यस, हाँ, सारा ऐड होगा। इस बीच में जो लोग रिटायर कर गए हैं तो वो सब ऐड हो जाएगा उसमें। इसमें ये, और जब ड्राफ्ट आई थी तो उसमें ये कहा गया था पीएचडी हो, रिसर्च हो, एक्सपीरियंस हो, ये कंसीडर ही नहीं किया जाएंगे, क्या ये बात सच है? हाँ, जो हम लोगों के पास ड्राफ्ट अभी दिया गया है, उस ड्राफ्ट में जो पुराना एपीआई सिस्टम था उसको कंसीडर नहीं किया गया है। चाहे वो एक्सपीरियंस का मामला हो, चाहे उनका रिसर्च पेपर का मामला हो, या पीएचडी जेआरएफ का जो पहले नंबर मिलता था, उन सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। अब वो एग्ज़ाम के थ्रू लेंगे, और एग्ज़ाम में आप लोग समझ लीजिए कि 160 नंबर का रिटन होगा जिसका कैलकुलेशन वेटेज 80% होगा, और 40 नंबर का इंटरव्यू होगा जिसका कैलकुलेशन परसेंटेज 20% होगा जी। तो टोटल मतलब इस तरह से कैलकुलेट किए जाएंगे मेरिट। यानी कि मेरिट तो इसी, यानी कि बेट के एग्जाम के बाद ही आप प्रोफेसर, उसके बाद भी कोई एग्जाम है नहीं? ऐसी कंफ्यूजन देखिए, बेट से इसको नहीं जोड़ना है। ये जो देखिए लेक्चररशिप बहाली के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा परीक्षा ली जाएगी लिखित 160। इसको बेट से नहीं जोड़ना है? इसको बेट से नहीं जोड़ना है। बेट अगर कंडक्ट होगा तो वो सिर्फ उस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी, मतलब आप छात्रों को एलिजिबल कराने के लिए, हाँ, बस, आप असिस्टेंट प्रोफेसर में जा सकते हैं। हाँ, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं जी। बस इतना ही है, बेट का यही वैल्यू है। बेट के बाद आप सीधा उसके मेरिट पे उससे नहीं, मेरिट उससे नहीं बनेगा। आप सिर्फ जैसे नेट अगर कोई आदमी आज की डेट में है तो वो एलिजिबल होगा, वो मतलब डायरेक्ट अर्हता को क्रॉस करेगा और वो फॉर्म भर सकेगा जी। तो आपने सुना है बेट को लेकर ये कंफ्यूजन है कि बेट के बाद भी आप सिर्फ एलिजिबल होते हैं, एग्जाम देते हैं। लेकिन जिस हिसाब से बातें छन के आ रही थी, 1 जुलाई से सत्र की शुरुआत, जिस तरह से खबरों में भी आप देख रहे हैं, हो पाएगा? ये कैसे हो पाएगा? इम्पॉसिबल है। देखिए, चूंकि रिक्रूटमेंट इस तरह से नहीं हो सकता है कि 1 महीना के अंदर में सब कुछ हो जाए जी, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है, और इसमें जब हम क्वालिटी रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसका जो बेयर मिनिमम टाइम है वो लगेगा जी। तो इसीलिए मतलब ये जुलाई से नहीं संभव है। हाँ, जुलाई सेशन में अगर मान लीजिए कि डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाई की बात है तो उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट व्यवस्था किया जा सकता है कि जो आप लोकेट कीजिए और तत्काल जो नीडेड फैकल्टी हैं उनको आप जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में बहाल करके आप उसका शुरू कर सकते हैं। लेकिन गेस्ट फैकल्टी अगर चलाएंगे फिर बाद में वो कहें कि, क्योंकि अभी इससे पहले भी तो गेस्ट हैं, कई सारे विश्वविद्यालय हैं जहां मान के चलिए बहुत सारे गेस्ट लेक्चरर्स हैं, तो उनको क्या वैल्यूएशन, मतलब उनके मार्क्स कुछ बनेंगे? कुछ नहीं, इस बार तो नहीं बना है, और लोगों का डिमांड है कि बनना चाहिए,
और गेस्ट फैकल्टी का जो अपना डिमांड है वो भी कोई गलत डिमांड नहीं है जी क्योंकि पिछले कई वर्षों से वो विश्वविद्यालय सेवा के पठन पाठन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जी तो उनको उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए जिस भी रूप में मिले। जी तो हम उस पक्ष में हैं कि जो गेस्ट फैकल्टीज़ हैं उन्होंने जो पिछले 5-6 बरस से मेहनत किया है, बहुत लोग मतलब इस तरीके से मेहनत किए हैं कि उनको इसका लाभ मिलेगा, जी। तो आज नहीं दिया जा रहा है। तो अब जिस भी तरीके से आप जो भी आपका मतलब पॉलिसी बने, लेकिन उनको एक कुछ न कुछ लाभ मिलना चाहिए। कुछ ना कुछ, यानी कि जो भी गेस्ट लेक्चरर हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय में अपना योगदान दिया है उन्हें उसका लाभ मिलना ही चाहिए। आखिरी सवाल जाते जाते, आपके हिसाब से छात्रों के मन में जो बातें हो जिस पर बोलना चाहिए छात्रों को, हाँ ये छात्र ऐसा कन्फ्यूजन है वो हटा लेना चाहिए, वो कौन सी बातें हैं जो? वो बेट को लेके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन को लेके जो कन्फ्यूजन है, तो ड्राफ्ट को जाके पढ़िए। मैं कई बार अपील किया हूँ वीडियोस के माध्यम से, अपने पोस्ट के माध्यम से, कि आप ड्राफ्ट को खुद पढ़िए। और कई बार पेपर में लिख के आ जाता है, मैं अभी भी देखा हूँ कि वही उसी को तोड़ मरोड़ करके लोग लिखते रहते हैं, जबकि अभी यथावत है जो उसके ड्राफ्ट के ऊपर में बातें हुई उनको उसके आगे और कोई बात नहीं हो पाया है और ना कोई डिसीजन आया है सामने। लोग अपने मन से इंटरप्रेट करते रहते हैं। तो अफवाहों से बचिए। जब तक कि मतलब विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से या राजभवन की तरफ से कोई ऑथेंटिक जानकारी आपको नहीं मिल जाता है, तब तक अभी जो ड्राफ्ट आपके सामने है घोषित रूप से, उसको आधार बनाइए और उसी आधार पे अपना मतलब मंतव्य को स्थापित कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ अंदाज से उसको करते रहें, ये काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस ड्राफ्ट को फाइनल माना जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं माना जाए, क्योंकि अब राजभवन की तरफ से उसमें सजेशंस मांगे गए हैं और वो ड्राफ्ट कमेटी की बैठक हुई है ऐसे एक बार, और फिर होगी तो उसमें बहस होगा और जो विभिन्न जो पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि ये एक नया फॉर्मेट बनना है बहाली का, तो इतना मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत में कर दिए। तो उसका जो भी क्योंकि आप देखे होंगे कि 2020 की बहाली में कितने कोर्ट केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं। तो आयोग भी नहीं चाहेगी कि हम ऐसा बहाली लेके आए जिसमें लगातार कोर्ट केस हो जाए। तो वो चाहेंगे कि बहाली को हम फिनिश करें, विद इन टाइम फिनिश करें और अच्छे से करें, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी और विदाउट एनी किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह के हम फिनिश करें। तो उसके लिए उनको ड्राफ्ट भी फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा, हर तरफ से ठोक पीट के उसको एक सॉलिड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा ताकि उस पर सवाल ना उठे। तो आपने सुना कि बेट को लेकर जो भी छात्रों के मन में कंफ्यूजन, जो भी सवाल था, जो भी घूम रहे थे, जो भी उसके अंदर डाउट थे, वो तमाम बातें हमने सर के साथ चर्चा करके आपके साथ साझा किया है, बताया है। और बेट को लेकर आगे भी जो भी बातें होंगी, जो भी प्रक्रिया होंगी, वो तमाम बातें हम सर के साथ करके आप तक पहुंचाते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।